Hindi Pedagogy Class 1. चलिए समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्यपुस्तक यानी एक अच्छी टेक्स्ट बुक, एक बेहतर टेक्स्ट बुक का मूलभूत मानदंड नहीं है, यानी क्राइटेरिया नहीं है एक अच्छी टेक्स्ट बुक का कि वो टेक्स्ट बुक हम बेहतर मानेंगे, इफेक्टिव मानेंगे, अच्छी मानेंगे। कौन सा एक गुण अच्छी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा? पहला ऑप्शन है भाषा एवं शब्द भंडार। भाई भाषा और शब्द भंडार अगर सही इस्तेमाल हुआ तो ये अच्छा ही गुण है। एक विषय वस्तु उसकी कैसी है, कंटेंट कैसा है, उसमें इससे भी निर्धारित होगा कि वो पुस्तक अच्छी है कि नहीं है। फिर आता है सी ऑप्शन, शैली एवं योजना। किस लैंग्वेज का कौन सा स्टाइल यूज हुआ है, किस तरह से प्लान्ड चैप्टर्स हैं। आप एनसीईआरटी देखते हैं, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी जाती हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बच्चे के दैनिक जीवन की भाषा में लिखी जाती हैं, जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए और टेक्निकल शब्दों का, बहुत ही ज्यादा डेफिनेशंस का, परिभाषाओं का प्रयोग से बचा जाता है। ठीक, तो मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना ये कोई भी अच्छी पुस्तक की शैली नहीं है। ये क्या है भाई, आप प्रिंट कर दिया आपने और उस पर कवर चढ़ा रहे हैं एक मोटा सा सुंदर सा, अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अच्छी पुस्तक का मतलब ये नहीं है जो अपने कवर से अच्छी दिखती हो, है ना। कहा जाता है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर और फ्रंट, वॉट एवर दैट कोट और लाइन इज। मतलब हम एक किताब को उसके बाहरी रूप से जज नहीं कर सकते। तो ये कोई अच्छा गुण नहीं माना जाएगा। बाकी तीनों अच्छे गुण हैं, लेकिन हमें तो जो अच्छा गुण नहीं माना जाएगा उसी को सही मानना था। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का 6 वाक्य यानी 6 सेंटेंसेस हैं, 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, एक छोटा अनुच्छेद समझते हैं, पैराग्राफ 2 बार सुनने के लिए कहती है। यानी 6 लाइन का एक, मान लीजिए जैसे ये 2 4 5 लाइन है, तो इसी तरह का एक 6 लाइन का अनुच्छेद है। ये तो क्वेश्चन है, मतलब एक पैराग्राफ है, किसी भी बारे में हो सकता है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यानी बच्चों से कहा कि 4-4 का ग्रुप बनाओ, यानी एक ग्रुप में ABCD 4 बच्चे होने चाहिए, 4-4 का ग्रुप बन गया। फिर DEF और ये सब इस तरह से ग्रुप बना दिए 4-4 बच्चों के, कि 1 से 4 रोल नंबर ये, 4 से 8 ये। मतलब बच्चे एक तो एक्टिवली सीख रहे हैं, अर्थपूर्ण अधिगम होगा, सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। चलो ठीक है, सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। अब इससे ये पता चल जाएगा सुना कितने अच्छे से था। तो रचनात्मक लेखन है, ये रचनात्मक लेखन है, कुछ नया लिख रहे होंगे, नया तो नहीं लिख रहे हैं यहाँ, तो रचनात्मक कहाँ है इसमें। श्रवण एवं भाषण, तो भाषण की तो यहाँ बात ही नहीं हुई, बोलने की तो बात ही नहीं हुई है। अनुच्छेद श्रुतलेख बिल्कुल सही ऑप्शन है। जितने लोग C उत्तर दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। ये कैसे सही हो सकता है भाई? रचनात्मक लेखन तो जब कुछ नया, कुछ अपने शब्दों में लिखना रचनात्मक नहीं हुआ, यहाँ पैराफ्रेजिंग है वो, ठीक है ना। फिर आता है वाक्य आधारित श्रुतलेख। वाक्य नहीं है, ये क्या है, अनुच्छेद श्रुतलेख है, यानी पूरे पैराग्राफ की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं? रचनात्मक लेखन में कुछ उसका मौलिक होता तब आप रचनात्मक कहते हैं उसको। तो इसलिए आंसर जो है वो C होगा, ना कि A। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। यानी जो पैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, जब वो उसको पढ़ते हैं तो विस्तृत व्याख्या यानी उसको प्रॉपरली डिटेल एक्सप्लेनेशन में उसकी दिक्कत हो रही है उनको, और वाक्य को बनाने में उनको दिक्कत हो रही है। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है। समृद्ध शब्द भंडार यानी एक प्रॉपर एक्सटेंसिव वोकैब दी है। अब वो वोकैबलरी के फॉर्म में हो सकती है, वो डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकती है, और कुछ युक्तियों का सुझाव देती है, कुछ टूल्स बताती है, उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं, दर नहीं कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। ठीक, अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है, मतलब क्या किया है, कठिनाई का पता लगाया है और उसका सॉल्यूशन निकाला है। कठिनाई का पता लगा करके उपचार किया है। तो जब भी हम कठिनाई का पता लगा करके उपचार की बात करते हैं तो इसको निदानात्मक आकलन कहते हैं। बिल्कुल आंख बंद करके आप उत्तर लगा सकते हैं। ये रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्थानात्मक आकलन, कुछ भी लिखा हो, अगर बच्चे के गैप को आइडेंटिफाई किया है, कमियों को पहचाना है, कठिनाई को पहचान के उस पर काम किया है, तो ये निदानात्मक आकलन है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। इसमें डायग्नोस करेंगे आप, रचनात्मक के अंदर ही आता है ये एक तरह से। तो इसमें आप डायग्नोस करेंगे, पता लगाएंगे और फिर उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, जो बाद में उन्होंने किया है। उपचारात्मक शिक्षण देते हैं यानी उपचार, रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो पहले निदान करते हैं, पहले पता लगाते हैं। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का पता लगाएगा, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट करा के आते हैं, आप फिर डायग्नोज होगा क्या समस्या है। उसी तरह से यहाँ पे कठिनाई किस लिए टेस्ट लिया, ताकि पता लग सके कि कहाँ समस्या है। तो इसको निदानात्मक परीक्षण या
आकलन कहते हैं। देखिए, किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट कि टेस्ट में कितने जो क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल होंगे, कितने आसान होंगे, कैसे होंगे, वो यूनिट प्लान की मैं बात कर रही थी, यहाँ ब्लूप्रिंट लिखा है। तो कौन सी एक बात सही नहीं है, आवश्यक नहीं है जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, एक तरह से खाका तैयार कर रहे हैं कि इतने % क्वेश्चंस इजी होंगे, इतने % क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट होंगे, इतने % इजी होंगे, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, भाई पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, टीचिंग क्यों कर रहे हैं हम, इसको जांच पाएं, ऑब्जेक्टिव्स का पता लगा पाएं, बिल्कुल सही बात है। प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस हो ताकि बच्चे के सोच बाहर आ सके, पता लग सके कैसे सीखा है। कठिनाई के स्तर को महत्व देना कि इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, बात तो ठीक है। लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, ये यहां महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि डी ऑप्शन है। इसका आंसर आप लोग सी क्यों दे रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। चलिए समझते हैं। टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया कि यानी टेस्ट बनेगा कैसे, तो उसमें ये देखेंगे जो पढ़ाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाया या नहीं, वो उद्देश्य अचीव हो पाए कि नहीं। मान लीजिए आपको हिंदी पेडागोजी का, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट, विकास, तो उद्देश्य क्या है कि आपको विकास समझ में आ जाए। अब उस विकास का अगर मुझे आकलन करना होगा तो उस टेस्ट में मैं क्वेश्चंस इस तरह के डालूंगी ना कि विकास समझ में आया कि नहीं, ये उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। सही बात है, ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। विविध रूपों को महत्व देना, यानी शॉर्ट भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, दीर्घ भी हैं, ठीक है बात। कठिनाई के स्तर को महत्व देना, कितने % डिफिकल्टी लेवल, मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा तो नहीं सारे पेपर में मुश्किल तो क्वेश्चन आते नहीं है। कई लोग क्या कहते हैं, आसान क्वेश्चन, अरे आप तो आसान क्वेश्चन करा रहे हो, जबकि ज्यादातर क्वेश्चन आसान है या मॉडरेट है ना। मुश्किल क्वेश्चन की संख्या कम होती है। करा देंगे ऑल सब्जेक्ट मैराथन शालिनी, मंडे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएंगे। तो कठिनाई के स्तर को महत्व देना सही है, लेकिन लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, यानी क्या हम वहां सुंदरता देख रहे हैं बच्चे की कि कितने सुंदर तरीके से वो लिख रहा है, कितनी बढ़िया शैली है उसकी, ये देखते हैं हम, नहीं। तो ये कोई उद्देश्य नहीं है, ये आवश्यक कार्य नहीं है कि शैलियां कैसी हैं, कौन कितने सुंदर शब्द प्रयोग कर रहा है, कितनी अच्छी राइटिंग है, नहीं। शैलियों का और लेखन ही क्यों। अब अगर आप भाषा की परीक्षा ले रहे हैं तो सिर्फ लेखन क्यों, फिर तो सुबो पाली, यानी 4 कौशल हैं भाषा के। सुबो मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इन 4 कौशलों की बात करेंगे हम, सिर्फ लिखने पे क्यों। एक तो शैलियां यहां पे ये जरूरी नहीं है कि कितनी सुंदरता है, कितनी एस्पेक्ट को आपने देखा है लिखने में, वो भी सिर्फ 4 को देखेंगे फिर तो हम। तो इसलिए डी सही है, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत है, इसलिए गलत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक शिक्षक शामपट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है, यानी एकदम क्लियर हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है उन्होंने, और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं, यानी वो जो उनकी नोटबुक है जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को वो लिख रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है। वर्तनी होती है स्पेलिंग, ठीक। तो स्पेलिंग को सिखाने के लिए कौन सा मेथड सही है। अगर हम बात करें, पहले टीचर ने लिखा, मान लीजिए टीचर ने लिखा कार्य, अब बच्चे देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड से और कार्य लिख रहे हैं वैसे ही जैसे टीचर ने लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो ये क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको, खेल विधि बोलेंगे। खेल तो यहां हो ही नहीं रहा, अभ्यास विधि बोलेंगे। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। ड्रिल तो वो होता है जब आप सेम चीज बार बार रिपीट कराए जा रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं हो रही यहां। तो अभ्यास पढ़ के हमें एकदम अपने मन में लालच नहीं ले आना है कि यही उत्तर सही है। प्रतिलेखन विधि या श्रुत लेख विधि, देखिए श्रुत लेख विधि होती है जो सुना जाए, इमला बोलते थे ना उसको, डिक्टेशन जिसको कहते हैं कि टीचर ने बोला और आपने लिख दिया, इसको श्रुत लेख कहते हैं, सुनने से संबंधित है। यहां देख करके लिखना है, यानी जैसा ये लिखा है बिल्कुल सेम आपको रिपीट करना है, इसको प्रतिलेखन कहते हैं। इसको प्रतिलेखन कहते हैं एज इट इज। इसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं, त्रुटियां कम होती हैं। क्यों, या तो आप बुक से देख करके लिख रहे हो या ब्लैक बोर्ड से देख करके लिख रहे हो, तो ये प्रतिलेखन विधि कहलाती है, ठीक है, सी ऑप्शन। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। यानी एक बच्चा जो है जब वो भाषा सीख रहा है, लैंग्वेज को लर्न करने की या समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये 4 कठिनाइयां हैं जो उसके सामने आती हैं। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, आंसर यहां से निकालना है आपको। ये तो सिर्फ ये तरीका है आसान क्वेश्चन को मुश्किल बनाने का। आजकल भाषा का खेल है, ऑप्शन से मुश्किल बनते हैं क्वेश्चन आसान होते हैं, ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो, बट आपको होना नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्यों कंफ्यूज होंगे। ठीक है जी सोनू गोस्वामी, बहुत ही बढ़िया। चलिए खुशी खुशी लाइक शेयर करते रहिए और मस्त तरीके से पढ़िए यार। इस टाइम पे तो एनर्जी एकदम आसमान के ऊपर होनी चाहिए, है ना। क है, ऑप्शन नंबर 1 है, नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई। यानी बच्चे को नाम याद रखने में और ध्वनि को, यानी पेन को वो पिन बोल पा रहा है या उसको ध्वनि और नाम याद नहीं रखा जा रहा लेटर्स का, या जो भी वो सीख रहा है,
ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, यानी जब हम उसको जोर से पढ़ने को कहते हैं तो वो गलतियां करता है बहुत ज्यादा। धीरे धीरे पढ़ें तो मे भी सही पढ़े। शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, यानी रिवर्सल हो रहा होगा लेटर्स का, आगे पीछे कुछ कर रहा होगा, देखने में समस्या हो रही है, देख के समझने में समस्या हो रही है। फिर आता है डी ऑप्शन, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। अब जिसको पढ़ने में समस्या हो रही है उसको लिखने में भी समस्या होगी। बताइए जरा बच्चे को समस्या है कहां, देखते हैं। वाचन वैफल्य, लेखन वैफल्य, सीखने में अक्षमता या सीखने का भय नहीं है, और लेखन वैफल्य नहीं है, क्योंकि लिखने से ज्यादा समस्या कहां है, पढ़ने में है। और जब पढ़ेगा गलत व्यक्ति तो लिखेगा भी गलत, ये बात तो निश्चित है, ठीक है ना। मुख्य प्रॉब्लम लिखने की नहीं है, अधिक समय ले रहा है क्योंकि पढ़ने में ही दिक्कत होती है उसको। वाचन वैफल्य या सीखने में अक्षमता, देखो सीखने में अक्षमता होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन यहां पर इससे भी ज्यादा प्रिसाइज आंसर है, टू द पॉइंट आंसर दिया हुआ है, जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। वाचन वैकल्य है, वाचन बोलने को कहते हैं। वाचन किसको कहते हैं, बोलने को कहते हैं। पठन वैफल्य भी कह देते हैं। डिसलेक्सिया के कई नाम है और हिंदी में तो कई नाम आपको मिल ही जाएंगे। वैफल्य, पठन वैफल्य, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि ये डिसलेक्सिया है, ऐसा नहीं है कि सीखने में अक्षमता तो कोई भी हो सकती है। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी तो बहुत तरह की है। अगर हमारे पास डायरेक्ट डिसलेक्सिया का आंसर अवेलेबल है तो हम वो उसे लगाएंगे ना, सी की जगह। अगर ये ए नहीं होता तब हम सीखने में अक्षमता लगा सकते थे कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक। एलडी शब्द किसने दिया था लर्निंग डिसेबिलिटी, बताओ फटाफट, सैमुअल किर्क ने 1960s में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन यहां सही है। वाचन, पढ़ने को वाचन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती हैं। लखनऊ हम सभी को पता है नवाबों का शहर कहा जाता है, या जो भी आप कहना चाहें, बड़े प्यार से वहाँ की भाषा, अदब की भाषा ऐसा कहा जाता है। मैं जाऊंगी कभी, मौका मिलेगा, शायद मेरा एक सेमिनार भी था, मुझे याद नहीं कब था, देखिए मतलब है, था मीन्स है। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती हैं। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात, मौन पठन समझते हैं, साइलेंट रीडिंग, वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। लखनऊ के बारे में कोई पाठ पढ़ाया, कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई लेसन पढ़ाया, और उसके बाद जब ये हो गया तो उनको कहा गया कि एक काम करो, आप खुद से पढ़ो ये चैप्टर, मौन पठन करो, साइलेंट रीडिंग करो। साइलेंट रीडिंग में क्या है, लखनऊ पे पाठ पढ़ाया, बाद में साइलेंट रीडिंग के लिए कहा। साइलेंट रीडिंग में आपका दिमाग और आपकी आंखें एक्टिव होती हैं, जबान से आप कुछ नहीं बोलते, चुपचाप से पढ़ते हैं और मन में समझने की कोशिश करते हैं। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, ये एक क्वेश्चन पूछा। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, देख रहे हो अंतर्यामी हो गई हूं मैं, पहले समझ आ गया था ये सब आएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अ व ब प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। यानी ये जो प्रश्न है ये पाठ से ही संबंधित हैं, और बच्चों को पहले पढ़ाया गया और फिर उनको पढ़ने को कहा गया है, मौन पठन, यानी उनके दिमाग में ये चीज उस चैप्टर से रिलेटेड होगी। अब ये क्योंकि इस चैप्टर में ही निहित होगा, ये सिंपल याद रखने वाली भी चीज है इसमें कि मौन पठन के पश्चात, ये किसी चीज के बारे में बताने के पश्चात जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो वो उससे संबंधित है, उस पार्ट से संबंधित है। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्रश्न पहले कराया नहीं है। कालांतरित, और सिर्फ प्रश्न कराने के बाद होता, पढ़ाने के बाद होता तो फिर भी कह सकते थे कि भाई ठीक है। कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, परिचय की बात कर रहे हैं, ये बोध की बात कर रहे हैं, नहीं। ये सिंपल, अगर हम देखेंगे इसके चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि मौन पठन के पश्चात जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनको कालांतरित प्रश्न कहते हैं, कि इस काल में जो भी आपने पढ़ा था उस चैप्टर में उससे संबंधित है ना। ये सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं है, रिकैप्चुलेशन वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है। मौन पाठ समझते हैं आप, साइलेंट रीडिंग, अभी हमने बात की थी, आपकी आंखें यानी आपकी आईज और आपका मस्तिष्क, आंखें और मस्तिष्क यानी ब्रेन आपका और आपकी आंखें ये एक्टिव होती हैं और आप बेहतर तरीके से मन में कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। इसी को मौन पठन यानी साइलेंट रीडिंग कहते हैं। जब बाहर आवाज नहीं आती, आप मन में समझ रहे होते हैं पढ़ के, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, साइलेंट रीडिंग है। एक होता है लाउड रीडिंग, जब बच्चा, एक होता है ना, एक बच्चे को खड़ा किया, वो पढ़ रहा है जोर जोर से पूरी क्लास में, उसको लाउड रीडिंग कहते हैं। जब आप क्या, सस्वर पठन कहते हैं उसको, पूरे स्वर लगा करके पढ़ने की कोशिश है। लेकिन दूसरा होता है साइलेंट रीडिंग। तो जो आपका लाउड रीडिंग है, जो सस्वर पठन है, उसमें बच्चे का उच्चारण बेहतर होता है क्योंकि वो बोलता है, जब बोलेगा तो सुनेगा भी, और कोई अगर टीचर है तो वो करेक्ट भी करेंगे जहां जरूरत होगी। लेकिन मौन पठन में ऐसा नहीं होता। तो इसका लाभ क्या नहीं है, यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। ये गलत है।
क्योंकि जब बच्चे ने मन मन में ही पढ़ लिया, सही पढ़ा के गलत पढ़ा, किसे पता लग रहा है? तो संकोच कहां से दूर हुआ? संकोच तो जब बच्चा क्लास में खड़ा होता और पढ़ता सबके सामने तब दूर होता, झिझक तो तब दूर होती, उच्चारण तो तब अच्छा होता। ठीक, यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि आपकी एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि अभी जैसे मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे जब क्लासेस होती हैं तो जब इतना चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि बिना बोले तेज एनर्जी नहीं आती। अब मैं धीरे धीरे बोलूंगी, अच्छा आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन ए है बच्चों, है ना, ये वो वाले बिल्कुल ओल्ड स्कूल टीचिंग वाली फीलिंग दे रहा है, ये ट्रेडिशनल टीचिंग है। आज के समय में एनर्जी चाहिए हमको, तो वो अपने आप ही ऊर्जा बहुत खर्च होती है लेकिन इसमें। और पानी तो इतना मन करता है कि पूरा पानी पी जाओ दुनिया का, है ना, मछली पी गई सारा पानी, लीव इट। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी जब आप खुद से बाहर नहीं बोल रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, जब बच्चा खड़े होकर लाउड रीडिंग कर रहा होता है तो उसको मीनिंग पता हो ना पता हो, उसके सामने शब्द आ रहा है और वो पढ़ते जा रहा है। लेकिन जब आप मौन पठन करते हैं तो आप समझते हैं चीजों को और चिंतन भी कर पाते हैं, अर्थ कर पाते हैं। ये बात भी सही है, मौन पठन का फायदा है, ये भी लाभ है। यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है, यानी वो खुद से स्व पठन, सेल्फ रीडिंग जो है उनकी, या सेल्फ स्टडी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों को मन में पढ़ने की आदत होगी, अपने साथ बैठ के सीखने की आदत हो गई। ठीक, लेकिन ए ऑप्शन गलत है, इसीलिए सही है कि ये कोई लाभ नहीं है। झिझक और संकोच दूर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मन में पढ़ रहा है। तो किसी को क्या पता, झिझक तो जब दूर होगी ना, जब आप मान लीजिए आपको स्टेज फियर है या आपको लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है, तो 4 बार बेइज्जती करानी पड़ेगी ना खड़े होके, मतलब जरूरी नहीं है हो, लेकिन झिझक तो तभी खुलेगी ना जब आप उस काम को करोगे। तो ये तो मौन पठन में संभव नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत है।